बॉलीवुड का बायकॉट और बॉलीवुड के साथ उर्दू को इस्तेमाल करने का जो एक रवैया था, उसके हवाले से और फिर भारत के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ किस तरह फेक न्यूज़ जन्म लेती हैं, ये है आज ताहिर गोरा स्पेस का एक मुद्दा। मैं ताहिर गोरा स्टूडियो को एक नया नाम भी दे रहा हूँ, एक पैरेलल नाम भी दे रहा हूँ, ताहिर गोरा स्पेस, जिसमें स्पेस होनी चाहिए और जिसमें स्पेस होगी सभी विचारों को। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमारे से मुख्तलिफ सोचने वाले भी हमारी स्पेस में आएं और हमारे साथ डायलॉग करें। बैशिंग ना हम करते हैं, ना हम किसी की सुनना चाहते हैं। ये है वो मुद्दे जिस पर आज बातचीत होगी अपर्णा झा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और रिटायर्ड कर्नल के.एस. खटाना साहब से। अपर्णा झा ने अपने ट्विटर स्पेस में इन बातों को 2 रोज पहले ही डिस्कस किया। आज ताहिर गोरा की स्पेस में हम उन्हीं के साथ इन बातों को डिस्कस करेंगे। सर, मैंने ये ट्विटर स्पेस शुरू किया था भारत की बात के नाम से, और इसमें मुझे ये लगा कि ऐसे विषयों को लेकर आया जाए, ऐसे टॉपिक को उठाया जाए जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म से मैंने शुरुआत की थी और मैं उसी के इर्द-गिर्द घूमते हुए विषयों को लेकर आती हूँ। सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर का बहुत बड़ा सहयोग रहता है उसमें। सर बहुत व्यस्तता के बावजूद, क्योंकि भारत सरकार में एक बहुत श्रेष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी समय देते हैं। तो ये मैंने सर शुरू किया और उसमें मेरा मन ये था कि लोगों को ट्विटर स्पेस पे, चूँकि आम जनता जुड़ती है, हमारे जैसे साधारण लोग जो ऐसी घटनाओं से दो-चार होते रहते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जब हम ऐसे लोगों को लेकर आएँगे तो वो सतही बातें नहीं, वो ज़मीनी बातें बताएँगे, जिसके बारे में कि लोगों को पता चलेगा। और जब चर्चा होती है जिसमें 100, 200, 500 लोग जुड़ते हैं, तो वो अपने-अपने तबके में, अपने-अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल हो या नेबरहुड हो या वर्क प्लेस हो, प्रोफेशनली, या उन सब के अपने कोई सोशल मीडिया हैंडल हो, वहाँ ये चर्चा करेंगे। और व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, इट टेक्स द लाइट ऑफ द डे। और जब वो समाचार बनता है, लोगों की चर्चाओं में आता है, तो लोगों को अवेयरनेस आती है, उसकी जागरूकता मिलती है। और जब जागरूकता आएगी तो लोग सवाल खड़े करेंगे, और तभी सत्ता हो कहीं भी, किसी भी देश की, आई एम नॉट टॉकिंग सिंपली अबाउट इंडिया, दुनिया में बहुत जगह बहुत तरह के अनाचार और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इट्स ओनली बिकॉज लोग या तो चलता है करके टाल देते हैं, इधर पीपल इग्नोर और पीपल एब्जॉर्ब। दोनों चीजें समाज में बुराइयों को जन्म देता है, उनको प्रोत्साहन देता है। तो एज अ कॉमनर आई थॉट कि मैं भारत की बात के नाम से शुरू करती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अ रीजन, नॉट अबाउट अ कम्युनिटी, इट इज अबाउट भारत। जो देश हमारा है, इस देश का अस्तित्व हजारों साल पुराना रहा है, और इसमें बहुत से लोग आए और समाहित हो गए, इसी के हो गए। तो इस जी, कारण से मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे देश में समस्याएं हैं, और उन समस्याओं में से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब हमारे अस्तित्व के लिए, देश हित के लिए खतरा होता जा रहा है। तो ऐसे विषयों पर चर्चा होनी ज़रूरी है। और ताहिर सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आपने हमारे ट्विटर स्पेस की चर्चा की और उसको इतनी अहमियत दी, और उसके बारे में, उन विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने का अपने इस पे स्ट्रीम यार्ड पे सोचा। धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत आभार। आपके विचार भी जानना चाहूँगा कि जैसे कल स्पेस पे जो बात हो रही थी ट्विटर स्पेस पे, उसको आप कैसे आगे और व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? हाँ, ये असल में क्या है कि ये ताहिर साहब बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप स्वयं इस काम से जुड़े हुए हैं, आप वार्ता कराते हैं, और संयोग से आप भाग्यशाली हैं कि आपकी तो आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। तो अपर्णा जी का ये है कि भाई जो ट्विटर से हो चाहे जैसे भी हो, कुछ लोग जुड़े, कुछ वातावरण बने, माहौल बने। और मैंने देखा है कई बार तो बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 200-300 लोग भी जुड़ गए थे। तो अगर 200-300 लोग जो बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जुड़ते हैं, हमारी बातें सुनते हैं,
तो मैं समझता हूँ धीरे-धीरे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अभी ऐसा है ना कि अभी तक तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा था, तो अपर्णा जी ने इसकी शुरुआत की है। तो अब धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है एक से हम अनेक हो जाएँगे और जो शेर है कारवां बढ़ता गया, तो उस तरह से हम लोग भी बढ़ जाएँगे। ये मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी और आप देखेंगे कि अभी जैसे फ़िल्म का जिस तरह से बहिष्कार हुआ है, आपने ताहिर साहब आपने क्या किसी और ने नहीं सोचा कि इतनी आसानी से ये काम हो जाएगा। मतलब कहीं कोई जुलूस नहीं निकला, कहीं कोई रैली नहीं निकली, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, किसी का सर नहीं फूटा और ये हम और आप आपस में ट्विटर पर ऐसे कहते-कहते और जंगल में आग जैसे फैलती है, वैसे बात आज फैल रही है। तो इसके प्रभाव को, इसके असर को हम कम नहीं मान सकते। ये तो क्रांति हो रही है ना, आप कहिए कि आपकी भाषा में हम इसको इनकलाब कहेंगे। और एक जो दूसरी पिक्चर है उसके लिए तो ऐसा है लोगों ने कहा कि बस मन बना लिया खत्म हो गया, उसके लिए कोई कैंपेन भी नहीं चला। तो देखिए कि इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये हम और आप तो सोच ही नहीं सकते थे। इसकी शक्ति से, इसकी ताकत से हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं मालूम था। लेकिन ये अब हम लोगों को हाथ में शस्त्र मिल गया है और कितना शांति प्रिय ढंग से है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई सड़क जाम नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया है, किसी के घर की बत्ती गुल नहीं हुई, कहीं पर कोई शीशे नहीं टूटे, लेकिन काम हो गया। और ये जो आर्थिक मार होती है वो बहुत भयंकर होती है, इसको कहते हैं पेट पर लात पड़ना। तो इससे तो कोई उभर नहीं पाता, वो चाहे जैसा भी आदमी हो। तो मुझे लगता है जो आपने कहा बातें तो हमारी फैल रही हैं, दूर तक जा भी रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत आपने सही बात की कि बात से बात फिर निकलती है, जब स्पेस मिल रही है तो सबको अपनी बात करने की स्पेस मिलनी चाहिए। कर्नल साहब, आपने बहुत सारी किताबें लिखी और आपका बहुत बड़ा जो है ऑब्जर्वेशन है। ये बताइए कि भारत में फेक न्यूज़ आप किस लेवल पे देखते हैं समाज को इफ़ेक्ट? फेक फेक न्यूज बहुत छोटे लेवल से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक है. यू सी अवर मीडिया, इफ यू सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैड कंडक्टेड ए सर्वे फ्यू इयर्स बैक. उसमें our media was somewhere at the lowest. Our media credibility is not very high, unfortunately, but it is true. So what happens, most of our journalists, majority of them, they seek patronage from political powers, from business houses, and from people who have influence in the society. So they get sold, and they get sold very cheap. So every political party or business house or those people who influence the public opinion, you see, they have their own agenda to spread, and they do it very wisely. Every day, if you see, I listen to news channels of uh, various TV channels. Every one of them, I have yet to find a TV channel which is objective and which gives you truthful news. You see, it is very easy these days. Not only the fake news can be 100% fake, but that can stand out. So, what they do cleverly is they will mix half truths and they will make it a news. You can twist the truth in many ways. Hmm. Ashwathama Hatova, in that category. So we have lot of fake news, whether it is print media or it is electronic media or any media. We have it is unfortunate, and it will take a long time, because you see that greed in our society is much more than the Western society. So for 30 pieces of silver, they are ready to sell their souls if it serves their purpose. That is where we are stuck up. I have not seen, I see all channels. I have yet to see a channel which I can say, yes, they are giving truthful news. In fact, there is a friend of mine in
Australia, my batchmate. He gave me a ring one day. He says, "Yaar, are you very sure that NDTV is Indian TV?" Because he says even BBC and CNN are not as anti-India as NDTV. But you see, every one of them has an agenda. So what do? In fact, I've been trying to analyze what we can do to ensure that public does not get influenced by these fake news. But it is difficult. So let us have some views. So my point is we will have to find out ways and means to ensure that public at large gets correct news. As you were bringing out earlier, you see Twitter, Facebook, WhatsApp, they are some of the means where we can spread the truth. We can tell people the news as it is without mixing up half truths and half lies and work on an agenda of a political party or a business interest or our own, for that matter, even our own propaganda. No, that news must be true news. Let people think over it and let them make their decision based on the news or based on the reality. These are my views. Dr. Sharinder Kumar may be able to elaborate little further on this. और आपने जो दावत दी डॉक्टर शिंदर कुमार जी को, मैं भी उनसे ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब कैसे कर्नल साहब की बात को आप आगे लेकर जाना चाहेंगे? Before that, let me add one more thing. You know, प्लीज earlier प्लीज I जी used to go and take part in a lot of TV discussions, right? And one thing which I found out in due course of time was that the moment you speak against their agenda, they will pass on the mic to the other person. They will not let you say what you want to say if it goes against their agenda. So that is another thing which we need to consider and find ways and means to ensure that we don't play up to the agenda of their interest. हाँ, नहीं, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो आपकी जो बात थी अपर्णा जी से हो रही थी शुरू में, वो कुछ उर्दू से संबंधित बात हो रही थी, तो उस पर मैं आऊँगा, थोड़ी बातचीत करूँगा। लेकिन खटाना साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए असल में हमारे ग्रुप में यदि आपने ध्यान दिया होगा तो एक कृष्णमूर्ति जी भी हैं। वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो भी, और उन्होंने जो कल अपनी बातें रखी थी, मैं वही बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वही चीज है जो खटाना साहब कह रहे हैं, कैसे उसको आगे किया जाए, जो आपका प्रश्न है। ऐसा है कि हमारे देश में जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं, एजेंसीज हैं, हाउसेज कह लीजिए, वो कहिए कि पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे गोरा साहब कुछ चला रहे हो, मैं चला रहा हूं, या खटाना साहब चला रहे हो, ऐसा है। मतलब एक किसी इंडिविजुअल का कहिए कि उसकी ओनरशिप है। ये पब्लिकली वाइडली हेल्ड कंपनी की तरह नहीं है, जिसमें 25, 50, 100, 200, 400 लोग पूछने वाले होते हैं कि भाई आप बताइए, आपने जो ये समाचार दिया क्यों दिया, इसका क्या प्रयोजन था। तो उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, और उसको कहिए कि उसका मैंडेट भी उसको समझ में आने लगता है। वो हमारे देश में संयोग से नहीं है। हमारे देश में ऐसा है कि एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपना अखबार चला रहा है, और उसका जो अखबार है उसके बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो ये खटाना साहब सही कह रहे हैं, मतलब उसका दूर दूर तक इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कैसा न्यूज दे रहा हूं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें कितना ट्रूथफुलनेस है, इससे उसका संबंध नहीं है। उसका संबंध यह है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उस बिजनेस में इस न्यूज का कितना रोल है, मैं कितना ज्यादा और पैसे इस काम के लिए कमा सकता हूं। तो जब आपका एम ही बिजनेस है और वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आप कहे कि सब्सिडियरी कंपनी है आपकी, तो ये तो होना होगा। जब तक कि बहुत सारे लोगों का इसमें कहिए कि ओनरशिप नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो, तब तक ये हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, हमारे देश में न्यूज को लेकर के कहा गया है कि वॉलंटरीली अपने आप को आप कोड ऑफ कंडक्ट में बांधिए।
मतलब आपको कोई कोड़ा लगाने नहीं आएगा, कोई कोर्ट में नहीं घसीटेगा, लेकिन अपने आप एक कोड बना लीजिए। तो हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ये सारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसका जो एनफोर्समेंट होगा वो बहुत मुश्किल है। और इसलिए अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार अपनी तरफ से कुछ कहती है तो सरकार 1 मिनट के अंदर सारे संसार में बदनाम हो जाएगी कि देखो जी उनको जीने नहीं दिया। जैसे खटाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही एनडीटीवी के बारे में, लेकिन यदि सरकार आज उससे कोई प्रश्न भी पूछ ले तो देखिए क्या होगा कल को ताहिर साहब यहाँ देश में, कि लोकतंत्र नहीं रहा, समाप्त हो गया, इमरजेंसी लग गई। तो ये हमारे सामने जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये मानता हूं कि कृष्णमूर्ति जी की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब तक इसको पब्लिकली वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं बनाया जाएगा, जहां पर कि 25, 50, 100, 200, 400 लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं बनाई जाएगी, तब तक एक इंडिविजुअल तो अपना एजेंडा सेट करेगा और उसके हिसाब से न्यूज चलाएगा। और ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है गोरा साहब हमारे देश में न्यूज का, कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार आपके चैनल पे अधिक लोग देख रहे होंगे और हमारे यहाँ टीवी चैनल पे कम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन फियर्स है। और दूसरा क्या है कि इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, मैं किसी खास चीज को देखना चाहता हूं, मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं ताहिर गोरा साहब की बात सुनना चाहूंगा 7 बजे, तो मेरे सामने तो 1000 टीवी चैनल है, मगर नहीं देखूंगा मैं उसको। इसलिए अब आप देखते हैं कि जो YouTube चैनल्स हैं, कोई कोई इतना पॉपुलर है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में, तो वो आज उन पर भारी पड़ रहा है। तो अच्छी बात क्या है इसमें, सिल्वर लाइनिंग यही है कि हर इंडिविजुअल को इस मीडिया ने, नई टेक्नोलॉजी ने एम्पावर कर दिया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो जितना भी खराब न्यूज देते हैं उसका उतना डैमेजिंग इंपैक्ट नहीं होता जो कि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तब होता। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि दिल्ली में एक बार ऐसी घटना घटी कि बहुत सारे लोगों को सरकारी तंत्र के द्वारा गोली मार दी गई और लाशों को उठा के ट्रक में कहीं दूर ले जाया गया। बहुत बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के, उन्होंने ये कहानी लिखी है। और उस समय हमारे दिल्ली शहर में 3 या 4 बड़े अखबार थे, उनके एडिटर को सरकार की ओर से चिट्ठी चली गई कि इस बारे में तुम वही लिखोगे जो शाम को हमारा प्रेस रिलीज आएगा उसके हिसाब से लिखो। तो गोरा साहब ऐसा था कि वो जमाना गुजर गया, डिकेड्स गुजर गए, उसके बाद लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उस समय कंट्रोल करना बहुत आसान था। आपको कुछ नहीं करना है, 4-5 अखबार वाले उनको फोन कर देना है या उनसे बात कर लेनी है। और आप जानते हैं पाकिस्तान में तो अभी भी ऐसा चल रहा है। तो अब जो है यह कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, चाहे वो हमारा देश हो या पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, कहीं भी, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में ताकत आ गई। एक बात मैं और कहना चाहूंगा बिना आपकी अनुमति के, वो उर्दू को लेकर के है कि आपने जैसे कहा कि आप उर्दू जानते हैं, लिखते हैं, तो आप कभी सोचिए इस बात को कि आप उर्दू जानते लिखते हैं तो ये इसलिए है कि ऐसा ही आपको करना पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पंजाबी को नहीं उठाया गया। और जो हमारे आपके मित्र जो हैं, क्या नाम है, तारिक साहब, वो बार बार कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में 12 करोड़ पंजाबी हैं, लेकिन उनमें वो अपनी भाषा को लेकर के गर्व नहीं पैदा होने दिया गया, फख्र नहीं पैदा होने दिया गया और उनके ऊपर उर्दू लाद दी गई। तो आपके डॉन अखबार के कोई होते थे सब एडिटर जहांगीर साहब, मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा बहुत साल पहले, तो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में जहां पर एक बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं मजबूरी में सीखनी पड़ती हैं। एक तो अपनी लोकल होती है, फिर उसके ऊपर से उर्दू होती है, फिर उसके ऊपर से कुछ और आगे काम करने के लिए अंग्रेजी होती है। तो पाकिस्तान में कोई भाषा बन नहीं पाई और वहां के लोग भाषा को लेकर बड़े दुखी हैं। अब उर्दू पर मेरी टिप्पणी यह है कि जिसको आप उर्दू कहते हैं वो उर्दू है क्या? भारत में मैं आपको बताऊं, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान,
और उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो भाषा लिख रहे थे, क्या वो भाषा आगे नहीं लिखी जा सकती थी? उनमें कभी आपने देखा कि उस समय किसी ने उर्दू उसका नाम दिया? तो उर्दू नाम 19th सेंचुरी का है, जब अंग्रेजों ने 2 डिपार्टमेंट खोल दिए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, एक हिंदी और उर्दू। उसके पहले उर्दू नहीं थी। और गालिब का एक शेर है, आपको पता होगा, कि कहते हैं ये रेख्ता के एक तुम ही नहीं उस्ताद गालिब, गुजरे जमाने में कोई मीर भी हुआ करता था। अब आप देखिए, जो उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं वही उर्दू नाम नहीं ले रहे, उसको रेख्ता कह रहे हैं, और खुद के बारे में नहीं कह रहे हैं, अपने से पीछे जो हुए मीर साहब के बारे में कह रहे हैं। और हमारे देश में जो उर्दू का लिटरेचर का की जो हिस्ट्री लिखी हुई है, और मेरे पास फॉर्चुनेटली 3-4 किताबें हैं, मैंने सबको पढ़ा है, उनमें कहीं भी आपको 19th सेंचुरी के एंड से पहले उर्दू इस तरह से नाम नहीं आता, क्योंकि आ ही नहीं सकता। मैं कहता हूं राम जाता है, आप कहते हैं राम जाता है, तो डिफरेंस कहां है? इसलिए डिफरेंस तब शुरू होता है जब उसमें जबरदस्ती फारसी है, अरबी है, उसके शब्द ठूसे जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। और सबसे अधिक जो नहीं समझने वाली चीज है वो है प्लूरल बनाने में। अब आज ही मैं कहीं सुन रहा था, तस्वीर का भी प्लूरल तस्वीरें नहीं है, तस्वीर है। मस्जिद का मसाजिद है। अब ये एक भारतीय होने के नाते हम इसको समझ ही नहीं पाते। मसला का मसाइल है, दलील का दलाइल है, ये कैसे समझ में आएगा हमें? और बनाया तो क्यों बनाया? इस पर हमारे यहाँ गांधी जी ने बड़ा लिखा है अपनी किताबों में, और उन्होंने उस समय के जो उर्दू दाद थे उनको कहा भी कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके करने का मतलब यह है कि हम तुम्हारी बात नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारी बात नहीं समझ पाओगे। तो मेरा कहना यह है कि बहुत दूर की कौड़ी उठा करके किसी और देश से कुछ उठा के ले आए और उसको अपने आप पर थोप दिया, लाभ कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हानि बहुत हुई और हम आपस में जुड़ नहीं पाए। ये बहुत तकलीफ देह बात है। तो ये मैंने आपसे बिना पूछे ये बात कह दी गोरा साहब। नहीं, आपने ऐसी बात की है सर, मैं चाहूँगा कि इस पर आने वाले दिनों में हम बड़ी बहस करें, इस पे डिबेट होनी चाहिए। भारत के जो उर्दू के कोट अनकोट कस्टोडियन इस वक़्त हैं, उनको आपकी बात सुनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि स्पेस जो है सिर्फ़ एक ग्रो लेना चाहता है, दूसरे ग्रो को स्पेस नहीं देना चाहता। अब जैसे मैं नाम लेता हूँ, हमारे वहाँ पे जो जानिसार अख्तर की फैमिली के लोग हैं, जावेद अख्तर साहब हैं और सब, वो यही कहते हैं कि उर्दू के हम कस्टोडियन हैं। उनको कोई उर्दू का जो पोएट है, वो पोएट नहीं मानता। इंटरनेशनली वो जावेद अख्तर साहब को एक फ़िल्मी शायर समझा जाता है, कोई इल्मी शायर नहीं समझा जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह उर्दू पे बातचीत की है, वो फिलॉसफिकल है। वो डिबेट होनी चाहिए जो सो कॉल्ड उर्दू के कस्टोडियन हैं, जो स्कॉलर्स हैं। मैं आपकी परमिशन से आने वाले दिनों में कुछ उर्दू के स्कॉलर्स के साथ, आपके साथ एक यहाँ पे मुबाहिसा भी लाना चाहूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक इम्प्रेशन आज के जदीद भारत में ये बन गया कि उर्दू एक तरह से कॉलोनाइज़ करने की लैंग्वेज बन गई, माइंड्स को कॉलोनाइज़ करने की लैंग्वेज। तो ये एक इश्यू है। मैं अपर्णा जी थोड़ा आपकी तरफ वापस लौटता हूँ। ये बताइए कि ये जो बॉलीवुड का सारा मामला है, बॉयकॉट का ये वो, तो आपको लगता है कि ये इफ़ेक्टिव रहा? हमें तो यहाँ बैठे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। सर, अभी जैसे डॉक्टर शैलेंद्र सर ने कहा, तो ये चीज़ जो ट्विटर स्पेस की वजह से जो चमत्कार हो रहा है, दिस हैज़ टू बी डन, और इट इज़ अ हाई टाइम कि वी नीड टू प्रोटेस्ट सच काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि सिनेमा और साहित्य हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आईना है। इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, तो ये विदेशों से आई, हमारे देश में थी नहीं। और खासकर जो इसके भारत में बॉलीवुड के जनक माने जाते हैं, वो हैं दादा साहब फाल्के। वो इंडियन नहीं थे, उनकी पैदाइश मतलब वो बाहर से पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, उनका एनवायरनमेंट था, वो अलग तरह का था। पर उन्होंने जो पहली फ़िल्म बनाई थी, वो पहली फ़िल्म उनकी थी राजा हरिश्चंद्र। फिर उन्होंने आलम आरा बनाई, जो जहांगीर की बेटी पर आधारित था।
और इस तरह से सिनेमा जब बनना शुरू हुआ, जब साइलेंट फिल्म का दौर खत्म हुआ, आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो उस समय ऐसा माहौल था सर, आप समझिए कि जितने हमारे कलाकार थे, लेडीज जेंट्स जो हीरो हीरोइन, वो ज्यादातर मुसलमान परिवार के थे, पर उन सब ने अपने अपने हिंदू नाम रखे, चाहे दिलीप साहब हों, यूसुफ खान, चाहे मधुबाला जिनको कहा जाता है विनस ऑफ बॉलीवुड, तो उनके जैसी खूबसूरत अदाकारा अभी तक कोई नहीं आई, बेइंतहा खूबसूरत थी, उनका नाम था मुमताज जहां दहलवी, जिनको मधुबाला के नाम से जाना जाता है। उनकी एक हमशक्ल बहन थी, जो उनके बहुत ट्रेजिक डेथ के बाद उनकी कुछ फिल्मों में उन्होंने उनकी कमी को पूरा करते उस फिल्म को क्लोज कराया। उनका भी नाम चंचल था। Despite being a Muslim, they had Hindu names. It speaks volumes about the kind of pressure they are having. They pressure नहीं कह सकते हैं, they had a strong impact of Hindu society. जो हमारा सनातन समाज था उसका असर था। उस समय में कैरेक्टर के नाम भी हिंदी होते थे, कहानियां भी हिंदी होती थी और फिल्मों के नाम भी हिंदी होते थे। दिलीप साहब से लेके मधुबाला, मीना कुमारी, आप उनको सुरैया को देखिए, तो ये सारे मुसलमान लोग थे जिन्होंने हिंदू नाम रखा ताकि वो फिल्म में चल सके। तो एक वो दौर था। और मुझे भाषा से और जाति बिरादरी से नहीं मतलब है, मतलब ये है कि जब आप एक को बुरा कह रहे हो, जब आप अजान देते हैं तो उसमें कहते हैं अल्लाहू अकबर, कि मेरा अल्लाह ही सबसे महान है, बाकी सब बेकार है। आप खुद मतलब कहा जाता है कि इस कम्युनिटी में कहते हैं कि काफिर, हमारा हर सर धर्म कहता है कि हम सबसे बेहतर है, मगर बात तकलीफ तब होती है जब आप दूसरे को गौन कर रहे हैं, व्हेन यू आर डिमीनिंग समवन एल्स, कि आई एम द बेस्ट एंड यू आर नथिंग। तुमको अगर मैं गिरा दूं, तुमको अगर मैं खत्म कर दूं, तो मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे 72 हूर मिलेंगी। तो दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग द कंट्रोवर्सी इन द सोसाइटी। और जो हमारा सिनेमा है, इट हैज गॉट अ strong funding from outside, and that outside world is not from a good world, it is from the underworld, जो इन फिल्मों को स्पॉन्सर करते हैं, बिकॉज दे आर द माउथ पीस ऑफ दोज अंडरवर्ल्ड डॉन्स। आप देखिए सिनेमा में क्या दिखाया जाता है, एक आतंकवादी, एक डाकू, एक मर्डरर, उसको हमदर्दी की निगाह से आप देखिए। आप युद्ध में हथियार डाल दीजिए, क्योंकि युद्ध से नुकसान होता है। युद्ध क्यों होता है और किस तरह से हथियार उठाए जाते हैं। इंडिया इज अ कंट्री जिसने अभी तक कभी भी युद्ध की पहल नहीं की है, लेकिन जब युद्ध होता है तो वी नीड टू टेक आवर स्टैंड। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब कारगिल पर मुशर्रफ साहब ने चुपके से हमला कर दिया था, लाहौर यात्रा के जवाब में उन्होंने कारगिल यात्रा शुरू कर दी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे संसद में कहा था कि विश्व ने भारत को शांति के रूप में देखा है और अब शस्त्र के साथ देखेगा। तो ये जरूरी है, आप जब तक शस्त्र नहीं उठाते हैं तब तक आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और रक्षा करने की बात तब आती है जब आपके अस्तित्व को खतरा होता है। तो अस्तित्व को खतरा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? क्योंकि हम गलत नैरेटिव चला रहे हैं। सिनेमा के माध्यम से आप एक हिंदू को, एक त्रिपुरधारी को आप आतंकवादी दिखाते हैं, उसको गलत चरित्र का दिखाते हैं। एवरी टाइम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन नॉट बी प्लेइंग विक्टिम कार्ड, एंड एवरी टाइम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन नॉट बी शोन एज अ कल्प्रिट। और यही चीज हमारे सिनेमा में हो रहा है। आप देखिए कैसी फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म आई थी अभी थोड़े टाइम, 1-2 साल पहले, मुझे उसका नाम याद नहीं है, करीना कपूर खान का फिल्म था, 3 एक्ट्रेस थी उसमें। उसमें ऐसी भाषा है, कोई मुद्दा नहीं है। फिल्म आप किसी मुद्दे पर बनाते हैं ना, सिंपली शोइंग योर वल्गर लाइफस्टाइल और वन नाइट स्टैंड और जो भी जितनी लिव इन रिलेशनशिप, इन सब चीजों को आप अहमियत दे रहे हैं। यू आर प्रोमोटिंग सच थिंग्स, और जो समाज में हम देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, उसको अपनाते हैं। आप अगर देखते हैं कि हाँ ये आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, अभी एक वेब सीरीज मैं देख रही हूँ, पोस्टर्स उसके मेट्रोज में लगे हुए हैं कि डू योर हस्बैंड हैव अ डार्क साइड, व्हाट डू यू मीन बाय दीज थिंग्स। इस तरह के टॉपिक पर सिनेमा बनाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं? लोगों के मन में आपसी रिश्ते में वहम पैदा कर रहे हैं। आप सिनेमा में दिखाते कि एक आदमी की शादी, खासकर करण जौहर की फिल्में ऐसी ही विषयों पर होती हैं, कि एक उसकी फिल्म बहुत साल पहले आई थी, कुछ कुछ होता है। उसकी एक कॉलेज फ्रेंड है, वो अच्छी देखने में नहीं है, उसको वो मतलब उस नजर से नहीं देखता है, जस्ट एज अ फ्रेंड। ही इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल जो बहुत आउटगोइंग है, छोटे कपड़े पहनती है, थोड़ा फैशनेबल है। मतलब आप ब्यूटी को छोटे कपड़ों में आंकते हो,
तो हमारे समाज में लोग लड़कियां उसको पहन के अच्छा समझती हैं। जब आप साड़ी में सलवार कमीज में निकलते हो तो हमारे समाज में लोग उसको छोटा समझते हैं, अरे ये तो देहाती है। एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि कम कपड़े पहनना दैट मीन्स यू आर आउट गोइंग, दैट मीन्स यू आर वेल एजुकेटेड। उस लड़की से शादी के बाद उसकी पत्नी मर जाती है और फिर वो अपनी उस फ्रेंड से शादी कर लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फिल्म? व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रमोट? क्या कहना चाहते हो? इस तरह की एक फिल्म है उसकी, कभी अलविदा ना कहना। उसमें एक लड़की की शादी में एक जर्नलिस्ट आता है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली है। जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की से ये बात करते करते फ्लर्ट करने लगता है, और अल्टीमेटली वो शादी बदल जाती है इस चीज में कि जिस लड़की की शादी जिस लड़के से हो रही है वो उससे छूटकर और इसके साथ जाने लगती है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनने लगता है। तो ऐसी क्या उटपटांग चीजें आप दिखा रहे हैं? शादी को आप गलत बता रहे हैं। शादी के मंडप से लड़की अगर भाग रही है या किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप बना रही है, शादी हो रही है, शी इज हैप्पी विद दैट मैन, फिर आप क्या ये दिखा रहे हैं? तो सिनेमा का कोई स्तर नहीं रह गया सर। जस्ट एक कैमरा है, शूट हो रहा है, आप दिखा रहे हो। अभी हाल में रणवीर सिंह, मैं तो इनको हीरो नहीं मानती। हीरो मीन्स अ पर्सन हुम यू एडमायर, और उसको एडमायर करके जो आप अपने जीवन में अपनाते हो, दैट इज गोइंग टू एड वैल्यू इन योर लाइफ। ही हैड अ न्यूड फोटो शूट। कैन यू बिलीव दैट एक आदमी न्यूड फोटो शूट करा रहा है एंड दैट वाज ट्रेंडिंग? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या हासिल है? व्हाट इज द गोल? व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू द सोसाइटी? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? तो ये दीज आर अटर न्यूडिटी। आप समाज में गंदगी को फैला रहे हो। गंगूबाई के ऊपर एक फिल्म अभी करण जौहर की आई थी। शी वॉज अ लेडी हु वॉज अ प्रॉपर प्रोस्टिट्यूट, और उसने बच्चियों को पकड़ पकड़ के प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, और बहुत ही खराब महिला थी। उसको उसने बहुत ही हम्बल कैरेक्टर का बताया है, बच्चों को पढ़ा रही है, शी इज डूइंग एन नंबर ऑफ सोशल वर्क। तो इस तरह के सिनेमा बहुत समय से बनते रहे हैं जिसको लोग सुनते रहे। अमिताभ बच्चन साहब, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है, इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर कि उन्होंने एक फिल्म बनाई निशब्द, फिल्म में काम किया एक्चुअली, निशब्द, एंड दैट वाज रिलेशनशिप ऑफ एज ओल्ड मैन जो ही इज इन लेट 50s। वो अपनी बेटी के फ्रेंड जो उनके घर आती है उसके साथ ही इज हैविंग फिजिकल रिलेशन। तो कैन यू बिलीव दैट एज ओल्ड मैन, जिसका एक नैतिक दायित्व हो सकता है समाज के प्रति, आप एक सेलेब जब हो जाते हैं तो आपको लोग देखते हैं, पीपल लुक अप टू यू कि ये कैसे कपड़े पहनते हैं, ताहिर साहब कैसा बात करते हैं, कैसे टॉपिक उठाते हैं, कहाँ जाते, तो आप लोगों के लिए इमिटेशन हो, रोल मॉडल हो। और आप अगर इस तरह की स्तरहीन बेसलेस फिल्म करोगे, इमोरल कैरेक्टर प्ले करोगे स्क्रीन पर, एंड नॉट ओनली दैट, आई हैव हर्ड हिम इन सेवरल इंटरव्यूज, इन प्रमोशनल इंटरव्यूज ऑफ दैट फिल्म निशब्द, कि हाँ प्यार की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में हो सकता है प्यार, किसी उम्र में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट आप अपनी बेटी के फ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन कर सकते हो? इज दैट पॉसिबल? एटलीस्ट इन अ वेल टू डू सोसाइटी, जहां हम कहते हैं कि हम सभी समाज के हिस्सेदार हैं, हम जंगल से निकल कर आ चुके हैं, आदि मानव के दौर से निकल चुके हैं, जहां रिश्तों को नाम दे दिया गया, एक मर्यादाएं हैं, उस समाज में इस चीज को एक आदमी जिसने एक अच्छा उम्र जिया है, पढ़े लिखे घर के हैं, ऐसी बात को प्रमोट करना क्या अच्छी चीज है? क्या समाज में आप शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपनी बेटी के फ्रेंड के साथ रिलेशन बना सकते हैं? ये समाज को क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कि इस तरह की उटपटांग कुछ भी फिल्म के नाम पे बन रहा है, लोग देख रहे हैं। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बॉयकॉटिंग। तो ये एक चीज बहुत गौर करने वाली है सर के दे आर आस्किंग। अभी एक फिल्म आई है अनुराग कश्यप की दोबारा विद तापसी पन्नू, तो दे आर मॉकिंग, दे आर लाफिंग इन अ मॉकिंग वे, एंड दे आर टेलिंग कि हाँ हमारी भी फिल्म प्लीज बॉयकॉट करना, हम बॉयकॉट ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं। कैन यू बिलीव दैट कि हाउ कम दे आर आस्किंग? ये सर, जैसे शैलेंद्र सर ने भी कहा कि आर्थिक रूप से उनके पेट पे लात मारने वाली बात है। इन लोगों में इतना सहूर नहीं है कि अगर इनको भीख मांगने के लिए रोड पर भेज दिया जाए, ये भीख मांग कर नहीं ला सकते, इतना इनमें सहूर नहीं है, सलीका, मैनर, शिक्षा, नथिंग एट ऑल, सिवाय स्क्रीन पर ड्रामा करने के, और वो भी सस्ते दर्जे का ड्रामा, उसमें भी कोई लेवल नहीं है। दीज पीपल आर आस्किंग इट, हमें बॉयकॉट करो। रीजन बीइंग कि इनकी फंडिंग का रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है, इनको बहुत तगड़ी फंडिंग बाहर से मिलती है, जिसकी वजह से ये फिल्म तो बनाते हैं उस ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए।
तो ये हम लोग जो ट्विटर स्पेस पर जो ये ट्रेंड चल रहा है, अब देखिए कि सबक मिल रहा है। ये लोग अब दबे जुबान में कहने लग गए हैं कि प्लीज हमारी फिल्म देखने जाओ, हमारी फिल्म बॉयकॉट मत करो। इन्हीं करीना कपूर खान का वक्तव्य था कि हु हैज फोर्स्ड यू, किसी ने तो आपको जोर नहीं दिया है, आप मत देखिए हमारी फिल्में, छोड़ दो, आप लोगों ने हमें हीरो बनाया, मत देखो। नाउ दिस सेम लेडी इज टेलिंग अबाउट सच थिंग। इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर अली खान। तैमूर वॉज तैमूर, ये आप सब लोग जानते हैं, यू आर वेल अक्वेंटेड विद दैट कैरेक्टर। वो हमारे देश में एक बहुत ही खतरनाक अपराधी था, जिसने भारत पर न सिर्फ हमला किया बल्कि हजारों लोगों का खून करवाया, हत्याएं करवाई। उस हत्यारे का, उस तरह के आप दुष्ट आदमी के नाम से अपने बेटे का नाम रख रहे हो। तो इस तरह की आजादी हमारे देश में इनको मिली हुई है। ये हमारे देश का खाकर टर्की में जाकर मिलते हैं फर्स्ट लेडी से, ये इंडिया का खाकर, और जिनको कुछ भी नहीं है, इनका समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन पर्सन इनका कुछ हासिल नहीं है, उसके बाद भी दे आर मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं जिसके ये कहीं से हकदार नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक, जो पागलों की तरह इनके सिनेमा के टिकट खरीदती है 500-500 रुपए में, और ये कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर बर्बाद मत करो। तुम्हारी फिल्में देखकर हम क्यों 500-1000 रुपए बर्बाद करें, ताकि तुम विदेशों में जाकर हमारे देश के लिए प्रोपेगेंडा फैलाओ, और इंडिया में रहकर कहते हो यहाँ इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस है इसीलिए आज 3 खान्स, आमिर खान, सलमान खान और ये शाहरुख खान, ये तीनों बॉलीवुड को लीड कर रहे हैं। तो रीजन बीइंग कि लोगों ने जब तक आवाज नहीं उठाई, वी नीड टू बी क्वेश्चनेबल। जब हम किसी चीज को पे करते हैं तो दीज थिंग्स शुड बी मेंट टू ऐड वैल्यू टू आवर लाइफ, टू सर्व अस। ऐसे कुछ भी उठाकर आप रख देंगे और पब्लिक को करेंगे कि आप देख लो, नहीं, वो नहीं हो सकता है। अब वेब सीरीज देख रहे हैं, सस्ती मामूली सी, बहुत कम लागत की वेब सीरीज, देखकर आनंद आता है, सबक मिलता है, आप अपने जमीन से जुड़ते हैं, आपको अपने घर गांव की फीलिंग आती है। तो दैट इज गोइंग टू ऐड टू आवर, टू वैल्यू टू आवर सोसाइटी, टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। जी, भारत अब उठ रहा है, भारत जाग रहा है। आज की हम इस डिस्कशन के आखिर में तीनों स्कॉलर्स से अब ये जानना चाहेंगे। मैं कर्नल खताना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ आखिर में, फिर मैं डॉक्टर कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और आखिर में मैं अपर्णा जी से कहूँगा कि वाइंड अप करें। कर्नल साहब, ये बताइए कि भारत जाग रहा है, और अब तक जितनी हमने बातचीत की, इसको कैसे आप कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं, before I forget, I wanted to, you see, Aparna raised a question about the movies. I met some of these people, right? I met these people, in fact, few years ago. In fact, I gave one of my book also. You see, हिंदी movies के बारे में 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. Firstly, all these movies, as Aparna also said, are funded from ill-gotten wealth within India by politicians who make money by bribe and also by the underworld. दूसरा, देखिए एक ट्रेंड अगर आपने देखा होगा, आमिर खान की पिक्चर यहाँ पे फेल हो गई, but it went to China and made 2000 crores. And not one movie, the number of movies of number of these people which has made lot of money abroad, possibly money laundering. You know, I have been in intelligence for a very long decade, so I know a little bit about these things. Secondly, you see, all our movies, or let's say 90% of them, are very poor copies of Hollywood movies, including the latest movie which failed now, which flopped, Amir Khan ki ye Lal Singh Chadda. You know, and another thing, you see, our movies have biggest influence on our young generation. Then in every movie which you see, Indian movies, you see Sholay, and there was another movie, I forgot the name, it was based on Kashmir. You know, they will show these gangsters, these terrorists, very good human beings to begin with, and then they say though the injustice was meted out to them in society, so they became gangster or terrorists. You know, a stage comes when you see a movie, a child will think, or a boy of 16 years will think, यार मैं terrorist बनूंगा.
सी व्हाट ए गुड पर्सन ही इज। वो 5 बार नमाज पढ़ता है या हफ्ते में 5 दफा मंदिर जाता है। ही इज ए वेरी फाइन मैन एट हार्ट, which is not true. I interrogate a number of terrorists, so I know what they are. Eh? Our movies glorify evils of society, that is bad influence on our young generation. दूसरा क्या है, the combined IQ of our actors, directors and producers does not exceed 100. They are not intelligent people. They will take a copy from Hollywood, they will add some masala into it, and they will produce it and make tons and tons of money. And then they will make all sort of idiotic statements which does not go well with the society. Every one of them, most of them at least, if not all of them, let's say about 90% of them. So any movie, I am of the opinion, any movie which shows a religion, armed forces of the country, or which glorify goons and terrorists must be boycotted. You see, you do it twice, third time, they'll be very careful when they will make a movie. So that is what we must do. Now you see, Indian politics, we have number of filmy actors who contested election and became member parliament without doing anything, even before election or after the election. I can count you at least a dozen of them, starting from Dharmender to his wife Hema Malini, to his son, what is his name? I forget his name. To Shatrughan Sinha. You see, host of them, starting from Sunil Dutt. If you see in the south, Jayalalitha, MGR, they were all film actors, and they became politicians and they wielded tremendous amount of power, but their IQ and wisdom did not improve. So there is something seriously wrong in our society. We need to work on that we do not get unduly influenced by movies or by fake news. How we can do that, how much influence we can exert on society, that is, it must be debated, and we should take steps where we can do something positive in that direction. डॉक्टर कुमार साहब, आप ये बताइए कि जो बात हमने अब तक की उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या एक नया जो भारत में डिबेट है वो पनपता देख रहे हैं, इसलिए कि आप खुद एक लीडिंग स्कॉलर हैं और जिस स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आते हैं, यानी रियलिस्टिक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, वो अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी भी बहुत पीछे है। आपको क्या लगता है कि वो रियलिस्टिक और रैशनल जो एटीट्यूड है, जिसको अनफॉर्चुनेटली भारत में राइट विंग का कहा जाता है, वो इनफैक्ट रैशनल है, वो आपको आगे पनपता नजर आ रहा है, या आप जैसे स्कॉलर्स आगे इसको एक मूवमेंट के तौर पर लेके जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है जो हम आपसे जानना और सीखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने मेरे सामने रखा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ उत्तर देने का। एक तो खटाना जी ने इतनी अच्छी बातें कही हैं और बहुत ही गुरु गंभीर बातें की हैं, तो उन्हीं से सूत्र लेता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। जो उन्होंने हमारे फिल्म में काम करने वाले जो एक्टर्स हैं उनके जो आईक्यू लेवल की बात की है, तो मेरा भी सौभाग्य ऐसा रहा है कि बहुत सारे हीरो हीरोइन और फिल्म में काम करने वाले लोगों से मेरी भेंट मुलाकात हुई है। दिल्ली में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार उनसे कहा, और आप ताहिर साहब खूब बढ़िया से इसको समझ पाएंगे क्योंकि आप हमारे इस क्षेत्र के हैं। देखिए, भारत जो है भाषाओं की जननी रहा है और कथाओं की भी जननी रहा है। जितनी सारी कथाएं हमारे यहाँ लिखी गई हैं, महाभारत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में जिसमें 5 लाख श्लोक हैं। आप सोचिए, रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो मैं ये मानता हूं कि जितनी भाषाएं हमारे देश में हैं, उनके पास जितना लिटरेचर है,
उसको अगर सबको एक जगह रख दीजिए ताहिर साहब, तो वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो मुंबई में मैंने उन लोगों से कहा था कि आप कहीं और जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, और नकल करें किसी फिल्म की, उससे बढ़िया आप यहां तलाशें, यहां ढूंढें। लेकिन यह काम कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ की भाषाएं आनी चाहिए, यहाँ की समझ होनी चाहिए, फिर उसको कोई लिख के आपके सामने दे। फिर इसमें थोड़ा रिस्क भी है। ये देखते हैं कि नहीं, जो हॉलीवुड में चल गई है पिक्चर, हिट हो गई है, हम उसकी कॉपी बना लेते हैं, बहुत आसान काम। दूसरा जो पक्ष इसका यह है, जो खटाना साहब ने नहीं उसको छुआ है, वो मैं छू रहा हूं, कि आप जानते हैं कि बाइबल में जो पहला चैप्टर है जेनेसिस, उसमें एक एडम है और एक ईव है, और उसी ईव से वर्ड बना है इविल। तो जो क्रिश्चियनिटी में बाइबल में जो स्त्री है, महिला है, नारी है, वो उल्टा है, वो चरित्रहीन है, वो गलत है, और सारी गलतियों का दायित्व उस महिला को ऊपर थोप दिया गया है। तो लगभग 1500 सालों तक उस महिला को घर में दबाया गया, बंद किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। आज जो युग है 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में, उनके मन में एक तरह से बगावती तेवर उन्होंने अपना लिया कि नहीं, मैं तो इतना ही कपड़ा पहनूंगी, मैं ऐसा ही दिखूंगी। तो हमारे यहाँ संयोग से ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो नारी हैं, आप जानते होंगे, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। बहुत सारी रानियां हमारे यहाँ राज कर चुकी हैं, सेना में शामिल हो चुकी हैं। कोई ऐसा काम नहीं हमारे देश में जो नारी को करने नहीं दिया गया। इसलिए हमारे स्वभाव में वो कम वस्त्र पहनना, कम कपड़े पहनना, या ये जो अपर्णा जी जितनी बातें कह रही थी, ये हमारे सनातनी स्वभाव से मेल नहीं खाती। तो मैं ये मानता हूं कि अब समय आ गया है जब हम लोग चिंतन मनन करके इस बहिष्कार के माध्यम से या तो ये फिल्म इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी, या उसको वही करना पड़ेगा जो हम जैसे लोग चाहेंगे। क्योंकि ये आपको ट्विटर पे मैं दिन भर में, गोरा साहब, कम से कम 4 या 5 बार देखता हूं, कोई ना कोई लिखता है कि हमारी बहू बेटियों को कम कपड़े पहनाने की जो आदत है वो फिल्म से आई है। और ये आपको बार बार मिल जाएगा, दिन में कम से कम 10-10 ट्वीट आपको मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई है, और हमारे संस्कार में नहीं है, ये हमारे इतिहास में नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि यह जो एक तरह का आंदोलन है, कहिए मूवमेंट है, ये उन लोगों को मजबूर कर देगा कि जो इसमें 2M दर्जे के लोग हैं, जो खटाना साहब कह रहे हैं IQ लेवल डाउन है, तो इनको वो छोड़ना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं रह जाएगा कि आप वहां जाइए, 2 पैसे कमा के बाहर आ जाइए और सारे भारतवर्ष के लोगों को बेवकूफ बना दीजिए, मूर्ख बना दीजिए। अब ये जमाना मुझे लगता है लदने जा रहा है, और धीरे धीरे करके इसमें परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और कर्नल साहब का भी। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं अपर्णा जी से जानना चाहूँगा आखिर में कि जो अब तक की गुफ्तगू हुई है, कैसे कंक्लूड करेंगी और किस तरह हमें आगे जो आने वाले दिनों में नए एपिसोड्स लाने हैं इसी गुफ्तगू पे, वो उनको किस तरह देखना चाहती हैं? तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए अपर्णा जी कि हाउ यू फील अबाउट टुडेज़ कन्वर्सेशन एंड हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड इट ब्रीफली प्लीज़? Sir, you have asked a very complicated question. I'll try to answer up to the best of my knowledge. जिस तरह के अभी हमारी बातचीत हुई है और हम लोग सबने डिस्कस किया है, खास करके खटाना सर का अनुभव और शैलेंद्र सर का तो बहुत ही विशाल क्षेत्र है ज्ञान का। जिस विषय पर भी बात करते हैं तो वो बिल्कुल आदमी के जहन में उतर जाए, बिल्कुल दिल में समा जाए। सर, जैसे फेक न्यूज़ है, बॉलीवुड बॉयकॉट है, और ये चीजें हैं जो जिस तरह से हमारे देश में आ रही हैं, जैसे उर्दू जैसी, सर ने एक बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं तो सर से चर्चा होती रहती है। डॉक्टर शैलेंद्र सर की ही बात मैं आपको सुना रही हूँ कि उर्दू जैसी भाषा का निर्माण ही इसीलिए हुआ ताकि वो एक कोड लैंग्वेज रहे। चूंकि जैसे सर ने अभी बताया कि ग्रामेटिकल बेसिस उसका नहीं है। आप उर्दू में अगर आपको तर्जुमा करना हो किसी हिंदी शब्द सेंटेंस का तो वो वही बनेगा। आप अल्फाज बदल देंगे, शब्द बदल देंगे, लेकिन उसका मोड, आप जैसे सर ने कहा राम जाता है, उर्दू में अगर आपको बोलना हो तो आप वही कहेंगे राम जाता है, कुछ बदलाव उसमें आप नहीं कर सकेंगे, कारण कि उसका ग्रामेटिकल बेस नहीं है।
आई हैव लर्नड इट फ्रॉम डॉक्टर शैलेंद्र सर, उनकी बात बता रही। तो इस तरह की भाषा से कोई ये नहीं है, जैसे सर ने कहा कि भाषा ही जननी, भारत भाषाओं की जननी रही है और भारत बहुत ही सहिष्णु है, दुनिया भर के लोग आए और उन सभी भाषाओं का समावेश हमारी हिंदी भाषा में मिलेगा आपको। रेलगाड़ी, रेल इज अ इंग्लिश वर्ड। बस स्टैंड हम आसानी से हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी है, पैजामा फारसी है, इस जमीन उर्दू से आता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर आज हिंदी का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बना हुआ है। रीजन बीइंग कि उर्दू के नाम पर जो काम हो रहे हैं, ये एक कोड लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप दुनिया भर में गलत काम कर सकते हैं। जैसे खास करके टेररिस्ट एक्टिविटी अगर आपस में आप कर रहे हैं, कोई जानकारी किसी को दे रहे हैं, भेज रहे हैं, ला रहे हैं, तो दैट कैन बी डन इन उर्दू। अगर पकड़ी भी जाती है तो उसको पढ़ने वाले, समझने वाले कम लोग मिलेंगे, क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया कि उसमें दलील का दलाइलें हो जाता है। दलील को हम दलीलें समझेंगे, मुद्दों को हम मुद्दे समझेंगे, लेकिन अगर उसको, मसला को अगर मसाइले कह देते हैं तो वी वोंट बी एबल टू मेक आउट। तो इट हैज बिकम अ टूल फॉर एंटी सोशल डील्स। वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, गलत मतलब के लिए, गलत मानने के लिए हो रहा है। तो वी नीड टू मेक अ अवेयरनेस अमंग पीपल। जैसे मैं ट्विटर स्पेस करती हूँ वीकली, हर वीक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र सर की सहायता लेती हूँ, खटाना सर भी आते हैं और कृष्णमूर्ति सर भी आते हैं। तो इन जैसे और भी बहुत सारे स्कॉलर जुड़ते हैं। इस चर्चा से, इस तरह की चर्चा से सर क्या होता है कि बातें बहुत दूर तक जाती हैं। पीपल कम टू नो अबाउट। बहुत लोग तो जानते ही नहीं है और बहुत लोग सोचते हैं अरे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ है। आप ये देखिए, जो कंधार था, जो काबुल है, जो पेशावर है, वो कभी क्या था? कंधार से लेकर आप अफगानिस्तान, ईरान और आज के समय में जो पेशावर है, वो कभी लव कुश नगर हुआ करता था, राजा राम के पुत्र पर उनका नाम था। तो ये सब इस तरह से बदल गए। और जो कश्मीर, श्रीनगर, जो कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर बना, उसको आज हम सिर्फ मुगलों की बनाई हुई शालीमार बाग और निशात बाग के नाम से जानते हैं। उसकी असल खूबसूरती और उसके जो असल बनाने वाले थे उनको हम भूल चुके हैं, उनकी कृतियों को हमने दबा दिया है। तो इससे अस्तित्व को, मानव समाज के अस्तित्व को खतरा है। आप समझिए कि एक किताब के एक सेंटेंस को कोट करने से आदमी के नाम पर फतवा जारी हो जाता है, उसके सर कलम करने की बात की जाती है। अभी सलमान रुश्दी साहब पर जानलेवा हमला हुआ, लॉन्ग बैक, डिकेड्स बैक, उनकी सैटनिक वर्सेस किताब के कारण उन पर यह हमला किया गया। तो आप समझिए कि किस तरह का धर्म आप समझते हैं इसको, कि जिस धर्म में इतनी सी बात, अगर कोई आपकी ही बात आपको सुना रहा है तो आप उसको सह नहीं सकते, उसको मारने पर आमादा हो जाते हैं। तो वी नीड टू बी अवेयर एंड मेक पीपल अवेयर। चूंकि आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आप दुनिया के बहुत बड़े तबके से जुड़े हुए हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, तो अगर आप अपने चैनल के माध्यम से इन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दिस चेंजेस आर नीड टू बी कॉल्ड इन। कि जैसे सिनेमा का है, अब हमारे देश का सिनेमा अपने आप में एक मर्तबा रखता था, एक मुकाम रखता था। आप सिर्फ, जैसे सर ने अभी कहा कि हम आसानी से, फॉरेस्ट गंप सुपरहिट थी, उसको बना लो, नो मैटर, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग अंग्रेजी फिल्म देखते, मासेस आर नॉट अक्वेंटेड विद द फॉरेन मूवीज, तो बेहतर है उसका हिंदी तर्जुमा कर दिया और उसको जैसे तैसे पढ़ो, तो पैसा ही तो कमाना है, मुद्दा है पैसा कमाना। आप अगर पढ़कर, अध्ययन करके उसको गहन, जैसे रामायण बनाई थी रामानंद सागर ने, जैसे बनाई थी महाभारत बी.आर. चोपड़ा ने, दे आर अ कल्ट। आज भी आप देखोगे तो आपके अंदर वैसी फीलिंग आने लगेगी। उनमें आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, लेकिन उसको पढ़ने, उसके ऊपर रिसर्च करने और उनके डायलॉग्स बनाने, उनका एपिसोड्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो मेहनत करे बगैर जब पैसा आ रहा है तो व्हाई टू पुट इन एफर्ट्स। तो अभी बॉयकॉट जैसी चीजें होनी शुरू हुई हैं। दिस आर द राइट थिंग विच आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और ट्विटर स्पेस, आपका चैनल, इन सब चीजों में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है समाज को सही दिशा देने में। अब मैं फेक न्यूज की बात करके अपनी बात को विराम दूंगी सर। ये फेक न्यूज जो है वो टीआरपी बढ़ाने का एक बहुत सस्ता माध्यम है, उसको आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर दीजिए। आप समझिए कि देश में, भारत देश में खास करके मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन जब आप समाचार खोलेंगे, किसी भी चैनल पर जाएं, तो आपको सिवाय अपराध, इसको पकड़ लिया, उसने मार दिया, ये गिर गया, ये हो गया, सरकार ने नहीं सुनी, सरकार
मतलब हर जगह सरकार को आप कल्प्रेट 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 करके ऐसा परोसते हैं, पेंट करते हैं, जैसे खटाना सर ने कहा कि एनडीटीवी के बारे में, तो ऐसे लगभग सभी चैनल इस तरह का न्यूज़ परोसेंगे कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएँगे, कह रहे समाज में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होना है, भारत मतलब जैसे कहते हैं बॉलीवुड वाले कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डेड नेगेटिव कर देते हैं मीडिया अपने इस चीज़ से। तो वी नीड टू कॉल दीज थिंग्स इनटू क्वेश्चन। एक पढ़े लिखे समाज में अगर हम उठते बैठते हैं तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक दायित्व है कि वी शुड क्वेश्चन दीज थिंग्स, वी शुड ऑब्जेक्ट दीज थिंग्स। और एक वीकली अगर चर्चा इन चीजों पर हो सके, इससे जुड़े हुए चीजों पर, जैसे आपसे हमने अभी बात करी थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कॉन्ट्रासेप्टिव के ऐड लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? दिस इज नोवेयर सॉल्विंग द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग इशू। यू आर प्रोवोकिंग, यू आर प्रोमोटिंग एड सो दैट आपकी कंपनी चल सके, आपको पैसे मिल सके। लॉन्ड्री का एड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और जहां पर महिलाओं के खिलाफ अभी समाज में, देश में अपराध हो रहा है, इस तरह के एड यू आर प्रोवोकिंग। आप ये प्रोवोकेटिव ऐड कर रहे हैं समाज में, जो सरकारी परिवहन में, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि सरकार द्वारा संचालित है, उसमें ऐसे ऐड को तो ऑब्जेक्ट करना ही चाहिए, बिकॉज द पब्लिक इज पेइंग टैक्स फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस चीज पर इस तरह से अगर हम लोग समय समय पर विचार करें, चर्चाएं करें, तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड थिंग्स आर अबाउट टू चेंज, क्योंकि लोग पूछने लगे हैं, रोकने लगे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने अवसर दिया यहाँ आकर बोलने के लिए। और खटाना सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, आप सबका भी आभार कि आप सब जुड़े सही समय पर। और ताहिर सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि ऐसे अगर इवेंट्स आपके होते हैं तो मैं उसमें जरूर जुड़ना चाहूंगी, और मेरे ज्ञान के अनुसार अगर मैं कुछ भी कम ज्यादा बोल रही हूँ तो प्लीज डू गाइड me so that next time I should come as an improved version of myself to add value to your event. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं अपर्णा जी, आपका भी, डॉक्टर चंद्र कुमार जी आपका भी, और कर्नल कियास खटाना जी आपका भी। आज आपने हमें समय दिया, और ये बातचीत आपकी ट्विटर स्पेस पे भी चलती रहेगी, हमारे यहाँ भी चलती रहेगी, और आपके ज्ञानों से और आपकी गाइडेंस से हम कोशिश करेंगे कि एक जो विचार का नया विचारधारा है उसको जन्म दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार बहुत सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार ताहिर गोरा। व्यूअर्स, बातचीत आज आपने सुनी मेरी स्पेस में इन स्कॉलर्स की, और ये वो बातें हैं जो अब होने लगी हैं, पहले ये बातें नहीं हुआ करती थी, और अब ये बातें और होंगी कि आफ्टर ऑल सोच का वन वे ट्रैफिक ही क्यों रहा, थॉट का वन वे ट्रैफिक ही क्यों है, थॉट के तो ऑल वे ट्रैफिक है, और ऑलवेज को आके मिलना चाहिए किसी एक स्पेस में, और वो स्पेस जहां पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है वो ताहिर गोरा के स्टूडियो की सूरत में भी अवेलेबल है। स्टे ट्यून विद अस। आप आने वाले दिनों में बहुत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी और बहुत मुख्तलिफ अंदाज के साथ हमारी स्पेस में, हमारे स्टूडियो में हमारे शोज देखेंगे, सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की गुफ्तगू सुनने का। और आखिर में मैं याद दिलाऊं, ताहिर गोरा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपॉल के राही, या क्रेडिट कार्ड के राही, या पैट्रियन के राही। तो आप ज़रूर हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।